गीता देवी के जुड़वा बेटे थे, नकुल और मुकुल, जिनकी पत्नियां थीं नैना सुनैना। शादी के बाद नकुल और मुकुल में अक्सर झगड़े होने लगे और इस कारण आज गीता देवी अपनी सारी संपत्ति का बंटवारा कर रही थी। इस घर में और सारे खेतों पर तुम दोनों का बराबर का हक है। तुम दोनों को एक बराबर हिस्सा मिलेगा। तुम दोनों को आपस में झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरे और मेरे पति का जो कुछ भी बचा है वो तुम दोनों में बराबर बटेगा। ठीक है माँ। जैसी आपकी आज्ञा। उस दिन से घर के बीच में एक लकीर खिंच गई। एक ही घर में 2 चूल्हे हो गए और 2 जगह अलग अलग खाना पकने लगा। माँ, अब जब हर चीज का बंटवारा हो ही गया है तो ये भी कर लेते हैं, एक दिन आप मेरे यहाँ खाना खाइए और एक दिन भैया के यहाँ। ये भी ठीक है। तब से गीता देवी एक वक्त का खाना नकुल की रसोई से खाती तो एक वक्त का खाना मुकुल की रसोई से। जायदाद के साथ साथ माँ भी बढ़ चुकी थी और इन सब का कारण था नकुल और उसकी पत्नी नैना। नैना अक्सर नकुल के कान भरा करती थी। मुझे तो लगता है कि आपकी माँ ने मुकुल भैया को ज्यादा हिस्सा दिया होगा। ऐसा नहीं होगा, उन्होंने तो सब एक बराबर ही बांटा था। फिर भी समझ नहीं आता, मुकुल और सुनैना तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यूं ही कोई बेवजह थोड़े ना माँ की सेवा करेगा। अरे तुम भी ना, मुकुल है ही ऐसा, उसे माँ से पहले से ही लगाव है। लेकिन सुनैना वो क्यों सेवा कर रही है? क्योंकि भाभी भैया की हर बात मानती है। समझ में आया, वो तुम्हारी तरह नहीं है अपने पति को उंगलियों पे नचाने वाली। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही कोसो। मैंने तो सबकी भलाई के लिए कहा था कि बंटवारा करवा दो। वैसे भी तुम्हारी माँ की उम्र हो चुकी है, भविष्य में क्या हो किसे पता। अच्छा है ना, पहले ही पैसों और जायदाद का मामला निपट गया। अब कम से कम तुम्हारी माँ पर कोई बोझ तो नहीं रहेगा। अब हो गया ना, जाने दो। वहीं दूसरी ओर मुकुल और सुनैना माँ की सेवा में लगे थे। माँ जी, मैंने आपकी पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं। वाह, बढ़िया है। और माँ, मैंने वैद्य जी को आपकी कमर के दर्द के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि शाम को मैं उनसे तेल ले लूं, उस तेल से आपका कमर दर्द झट से गायब हो जाएगा। अच्छा है, खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। गीता देवी मुकुल और सुनैना को आशीर्वाद दे रही थी और ये बात नैना को खल रही थी। शाम को जब नैना की बारी आई तो नैना ने भी खाने के साथ मिठाई बनाई। ये लीजिए माँ जी, आपकी मनपसंद पनीर की सब्जी, रोटी, रायता, चावल और गुलाब जामुन। वाह बेटा, लेकिन आज क्या खास है? खास तो कुछ नहीं है, बस बनाने का मन किया। तू मेरी बहू है, तुझे अच्छे से जानती हूँ। तेरा बस चले तो तू रसोई में जाए ही ना। क्या माँ जी, आप भी? अच्छा है, कम से कम तूने इतने सारे पकवान बनाए। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दोनों को दिए हुए आशीर्वाद में फर्क था। ये सुनकर नैना और चिढ़ गई। वो मन ही मन जल भून रही थी। गीता देवी को मुकुल और सुनैना की अच्छाई पसंद थी। वो जानती थी कि ये दोनों सेवा बिना किसी मतलब के करते थे। वहीं नकुल और नैना दोनों स्वार्थी थे। उनके हर अच्छे के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर होता था। कुछ सालों तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। अब गीता देवी की तबीयत खराब रहने लगी थी और अब उन्हें एक नई चिंता सता रही थी। मैंने सब कुछ तो दोनों में बांट दिया, अब बस मेरे पास वो जादुई कुकर है। वो किसी एक को दूं तो दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन वो जादुई कुकर उसी के हक का है जो अच्छा है, तो ये मैं मुकुल और सुनैना को ही दूंगी। इस सोच से गीता देवी ने वो कुकर लिया और सुनैना के पास गई। अरे वाह माँ जी, पीतल का कुकर। मानो तो पीतल, मानो तो सोना, अपनी अपनी सोच का फर्क है। मैं समझी नहीं माँ जी। मैं भी ये कुकर बहुत सालों के बाद देख रहा हूँ माँ। ये हमारे बचपन का था ना? हाँ, ये मुझे मेरी माँ ने दिया था। ये हमारा खानदानी कुकर है, पर ये कोई आम कुकर नहीं है बेटा, ये जादुई कुकर है। जादुई कुकर?
इसका जादू मुझे तब समझ आया जब तुम दोनों पैदा हुए थे। उस वक्त गांव में सूखा था, खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग भूख से मर रहे थे। तभी हमारी परिस्थिति थोड़ी अच्छी थी। हमसे जितना हो सके उतना हमने लोगों की मदद की, भूखों में खाना बांटा। पर फिर हमारा भी सारा अनाज खत्म हो गया। एक समय ऐसा भी आ गया था कि हमारे पास भी खाने को कुछ नहीं था। उस वक्त मुझे मेरी माँ की बात याद आई और मैंने इस जादुई कुकर को चूल्हे पर चढ़ा दिया, और वो भी बस पानी भर के, और कुकर से पुलाव मांगा और पल भर में सारा कुकर पुलाव से भर गया। उस वक्त हम सब ने पेट भर के खाना खाया और सारे भूखों को भी खिलाया। जब सूखा खत्म हुआ तो सब कुछ पहले जैसा हो गया था। मैंने कुकर को भी संभाल कर रख दिया। उस दिन के बाद कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। सुनैना, अब ये मैं तुझे सौंप रही हूँ। मुझे भरोसा है कि तू इसका सही इस्तेमाल ही करेगी। जी माँ जी, बिल्कुल। गीता देवी ने वो जादुई कुकर सुनैना को दे दिया और इसके कुछ दिनों बाद ही वो चल बसी। सुनैना ने कुकर को संभाल कर रखा था। कई साल बीत गए, सुनैना को कुकर की जरूरत नहीं पड़ी। फिर अचानक तेज बरसात शुरू हो गई। गांव में पानी भरने लगा। लगातार 3 दिनों तक बरसात हुई। सभी लोग परेशान थे। भाभी, आपके घर में खाने को कुछ है क्या? बहुत भूख लगी है। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। तभी मुकुल को माँ की बात याद आ गई। अरे सुनैना, हमारे पास जादुई कुकर तो है। हाँ, सुनैना झट से वो कुकर ले आई और जैसा गीता देवी ने बताया था वैसे ही उसने कुकर में पानी भरकर कुकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? तू देखती जा। सुनैना ने कुकर से पनीर की सब्जी मांगी और जब सुनैना ने कुकर खोला तो अंदर ढेर सारी पनीर की सब्जी थी। बाप रे! सुनैना ने सब्जी दूसरे बर्तन में पलट दी और एक बार फिर कुकर में पानी चढ़ा दिया। मुझे चावल चाहिए। कुकर खोलते ही उसमें चावल थे। भाभी, अब रोटी भी मंगवा लीजिए। जी भैया। सुनैना ने वापस कुकर को चढ़ाया और इस बार उसमें ढेर सारी रोटियां थीं। सबने पेट भर के खाना खाया। तभी सुनैना का ध्यान पड़ोसियों के घर पर गया। घर के बाहर 2 बच्चे इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें भी भूख लगी है। सुनैना ने एक बार फिर कुकर चढ़ाया और पुलाव मांगा। ये सारा पुलाव सुनैना ने अपने पड़ोसियों को दे दिया। धन्यवाद, हम सब खाने का ही इंतजार कर रहे थे। राशन खत्म हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या खिलाऊं। कोई बात नहीं, अब सब पेट भर के खाओ। जब सुनैना घर लौटी तो नैना ने उससे पूछा, ये जादुई कुकर तो हमारा है, हम दूसरों की क्यों मदद करें? क्योंकि इसका जादू ऐसा ही है। अगर तुम सिर्फ अपने लिए इसका इस्तेमाल करोगी तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। ये जादुई कुकर है। ये जिसके भी पास रहे वो जो भी मांगे उसे मिल जाएगा। अच्छा, तो तुम कोशिश करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैना ने कुकर को धोया और उसमें पानी भर लिया। मुझे पालक की सब्जी चाहिए। लेकिन जब नैना ने कुकर खोला तो अंदर पानी ही था। ये क्या? अब मैं कोशिश करती हूँ। हमें पालक की सब्जी चाहिए। सुनैना ने कुकर बंद किया और 1 मिनट बाद खोला। कुकर पालक की सब्जी से भरा हुआ था। अब तुम समझी नैना, इस कुकर का जादू बस अच्छाई से काम करता है। हाँ, आपके अलावा कोई भी और इसे कुछ भी मांगे ये काम नहीं करेगा। आज से मैं भी आपकी तरह अच्छी बनूंगी। क्यों, जादुई कुकर चलाने के लिए? नहीं, ताकि आपकी तरह मुझे भी आशीर्वाद और दुआएं मिले। जरूर मिलेंगी। दूसरों की मदद करके तो देखो। नैना समझ चुकी थी कि अच्छाई ही जीवन जीने का सही तरीका है। अच्छे इंसान को जरूरत के समय मदद मिल ही जाती है। सुनील और आसिफ 2 दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं। लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में
बहुत ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुंचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ, उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुंचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है, बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले
और 2 केले के पत्ते लगा दिए। और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं, चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है, इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए, पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई, मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। नील, 6 बज गए क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कोको टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े चाव से उनकी बिरयानी खाया करते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया शुक्रिया। बिरयानी का स्वाद अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूँ। वैसे भी कब तक मैं अकेले घर का और पूरे परिवार का कारोबार संभालूंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। आप पहले भाईजान का ही निकाह करवाओ। ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी शौकत। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली। सना पढ़ी लिखी थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ महीनों बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर के सारे काम संभाल लिए। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी, पर बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ,
हाँ वो तो है। अब वो तो तब पता चलेगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। ग्राहक तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर शौकत के बगल में ही एक नया बिरयानी का दुकान खुला, अमजद का। अमजद पुराना खानसमा था। अमजद की बिरयानी भी स्वादिष्ट थी और उसकी भी खुशबू आसपास फैल जाती थी। शौकत 100 रुपए में बिरयानी बेचता था, इसलिए अमजद 80 रुपए में बेचने लगा। ये अमजद मियाँ तो मेरा बैठे बिठाए धंधा खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम घटाकर 80 रुपए कर दिया। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई ग्राहक बस नया स्वाद चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, पर अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूल ही नहीं सकता। धीरे धीरे शौकत के ग्राहक कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ ही दिनों की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का स्वाद चख रहे हैं। कुछ दिनों बाद मेरे ग्राहक लौट आएंगे। शौकत ने अपने आप को ये बात समझाने की कोशिश की, पर धंधे में नुकसान उसे सताए जा रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर चिंता में रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक वहीं जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो एक दिन मुझे दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। हो सकता है ये बस कुछ ही दिनों की बात हो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे परिवार को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम करने की वजह से ग्राहक दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम कर देखें? हम कैसे दाम कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने में लागत ही 50 रुपए की है और हम 80 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब बस 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। लगभग बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना? अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती हैं। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी? ये पहली बार सुना है। आजकल अलग चीज ही बिकती है, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले दिन शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस बार उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी पता है और बिरयानी भी पता है, पर मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल आज वही खाते हैं। हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। शुक्रिया शुक्रिया। लोग शौकत की बिरयानी को बहुत पसंद कर रहे थे। उस दिन शौकत की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे।
शौकत खुशी खुशी घर गया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस महीने शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई। महीने के अंत में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी का आइडिया काम कर गया। दुगनी कमाई होने लगी है। एक बार फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ने लगी। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई।